हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल टू न्यू सेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। आपके आने वाले जितने सालों में आप क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ोगे, केमिस्ट्री में, मॉडर्न फिजिक्स में, उन सब में इस चैप्टर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये चैप्टर उस पूरी फील्ड में आपका बेस क्रिएट करेगा। ठीक है, सो बहुत ज़रूरी है कि आप इस चैप्टर को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ें। ठीक है, इस चैप्टर के काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड नोट्स बनाए हैं मैंने। हो सकता है कि इस लेक्चर को कंप्लीट करने में हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे। ठीक है, नो डाउट नंबर ऑफ लेक्चर्स हमारे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार ये पूरी सीरीज़ को जो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की देखेंगे कंप्लीटली पूरा समझ लेते हैं, तो आपका कंपिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेस क्लियर होगा। और आगे जब आप ग्रेजुएशन लेवल पर भी इन सब चीज़ों को, क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ेंगे, तब आपको ये सब चीज़ें आसान लगेंगी। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, 7009294662। अगर आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं देन आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एंड अगर आप जलंधर या फिर नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने नोट्स पे। चलिए भाई, तो चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, कई बुक्स के अंदर या फिर कॉम्पिटिटिव के जो आपके होते हैं एक्स्ट्रा PYQs, उनमें इस चैप्टर को एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से लिखा होता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब भाई एटम क्या होता है, ठीक है, वो सब हम बहुत बेसिक छोटी छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, छोटी क्लासेस में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि एटम किसी भी मैटर की वो सबसे छोटी एंटिटी है जिसको आगे डिस्ट्रॉय या डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पर हम एटम के बारे में कुछ ज़्यादा खास बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारा गेम जो मेनली चलेगा दैट वुड बी डिपेंड अपॉन द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, वो सारा गेम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के आसपास हम खेलेंगे। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? हम कहते हैं नो डाउट मैटर की सबसे छोटी एंटिटी जो है एटम्स है। ठीक है, बट एटम भी फर्दर ना तीन टाइप के पार्टिकल से बना होता है जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। ये सब हमारे क्या होते हैं, इन सबको कलेक्टिवली हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोल देते हैं। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोल देते हैं। इसमें हम सबसे पहले डिटेल में देखेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो भाई इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kgs। ये मेरा SI सिस्टम में हो गया। ठीक है, मैं आपको क्या बताया था पिछले प्रीवियस चैप्टर में? ठीक है, याद करो, मैंने आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बताया था कि हम एक SI सिस्टम को लेकर आए थे जो कि स्टैंडर्ड यूनिट्स का सिस्टम था, जिसमें मास का यूनिट हर जगह, हर कंट्री, हर लोकेलिटी में, ठीक है, SI सिस्टम के हिसाब से केजीज में होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास केजीज में इतना होता है। ठीक है, और बाकी अगर आप सीजीएस माने ग्राम्स में, ठीक है, आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो ना SI सिस्टम, CGS सिस्टम, तो CGS में हम क्या करते हैं, केजी को ग्राम में लिखते हैं, तो ग्राम में हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻28। क्लियर है? चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पर सेम चार्ज होता है, बस फर्क होता है उनके साइन का। ठीक है, चार्ज वही रहेगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, ऐसा ही सिस्टम जो है उसके हिसाब से चार्ज की जो यूनिट बनती है वो कूलम्ब बनती है। क्लियर? अब अगर मैं यही प्रोटॉन की बात करूं, उसमें भी चार्ज 1.6 इंटू 10⁻, क्या रहेगा, -19 रहेगा। ठीक है, बट फर्क क्या आएगा? फर्क ये आएगा कि उसके अंदर 1.6 नेगेटिव में नहीं बल्कि पॉजिटिव में होगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन कौन सा चार्ज कैरी करते हैं? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज कैरी करते हैं? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गई SI सिस्टम में। अब भाई जब मैं कूलम्ब का, ठीक है, कूलम जो है अगर मैं उसको बोलता हूँ कि कूलम इज अ यूनिट फॉर द SI सिस्टम, देन इसके CGS यूनिट्स क्या होंगे? ठीक है, CGS यूनिट्स क्या होंगे इसमें? तो कूलम का CGS यूनिट जो होता है वो देखो ये होता है ESU। ठीक है, एक नई टर्म है आपके लिए, आपने आज से पहले इसको नहीं सुना होगा। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में ये वैल्यू बनती है। ठीक है, अगेन वही सेम चीज के इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू नेगेटिव रहेगी, प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव हो जाएगी। तो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्लियर है? चलिए, कन्वर्जन भी आपके सामने, अगर आपको ज़रूरत पड़े इसकी, ठीक है, कभी आगे किसी कंपटीशन में ज़रूरत पड़े या फिर हाई लेवल पर जाके ज़रूरत पड़े, तो कन्वर्जन है इसकी क्या, 1 कूलम जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻9 ESU। याद रखनी है ये। क्लियर? चलिए,
उसके बाद एक टर्म आती है भाई स्पेसिफिक चार्ज। ये स्पेसिफिक चार्ज जो टर्म है ये भी आपने पहली बार सुनी है। बहुत बार ना क्या होता है कि आपको स्पेसिफिक चार्ज निकालने के लिए बोल दिया जाता है, ठीक है, और बच्चे गलती क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख के आ जाते हैं, ठीक है। दैट इज नॉट अ राइट थिंग, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है आपका चार्ज और मास का रेशियो, ठीक है। किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए जो चार्ज और मास का रेशियो रहेगा दैट वुड बी दी आपका स्पेसिफिक चार्ज। तो देखिए स्पेसिफिक चार्ज क्या हो गया, चार्ज अपॉन मास, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिवाइड करो किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के मास के साथ, आपके पास क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक चार्ज फॉर दी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन के लिए क्या कहानी है भाई, प्रोटॉन के लिए कहानी ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास हमने क्या पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में, बराबर होता है, ठीक है। कितना होता है, नियरली इक्वल टू 1 AMU, ठीक है, 1 AMU। और इसको अगर हम 1 AMU को केजी में लिखते हैं तो ये कितना बनता था, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजीज। ये हो गया ऐसा ही सिस्टम में, और सीजीएस में क्या होगा, ग्राम करोगे तो 10⁻⁻24 हो जाएगा। क्लियर है, ये क्या हो गया हमारा प्रोटॉन का मास हो गया। अब ये जो प्रोटॉन का मास होता है, ठीक है, इसको अगर हम किसके साथ करें, प्रोटॉन के चार्ज के साथ करें, प्रोटॉन का चार्ज मैंने आपको बताया था, ठीक है, पॉजिटिव में होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अगर ऐसा ही सिस्टम हो, और 4.8 इंटू 10⁻⁻10 कब, जब ESU में हो, ठीक है, चार्ज पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर, इलेक्ट्रॉन के केस में यही सेम वैल्यू नेगेटिव थी, प्रोटॉन के केस में यही सेम वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। क्लियर है, जब आप यहाँ पर चार्ज और मास का रेशियो लोगे तब आपको क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक चार्ज फॉर दी प्रोटॉन मिल जाएगा। क्लियर है, अब आते हैं हम हमारे तीसरे सब एटॉमिक पार्टिकल पे। तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल जो होता है वो कौन होता है, वो होता है हमारा न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन को एन से लिखते हैं और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। न्यूट्रॉन जो है ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इट्स अ न्यूट्रल स्पीशी, ठीक है। एक न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल होता है कौन, हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास मैंने बताया 1 AMU के बराबर ही रहेगा, दैट मीन्स उतना ही 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kgs, ठीक है। इसका स्पेसिफिक चार्ज निकालो सर, चार्ज अपॉन मास करना है। अच्छा मास तो इसका है नो डाउट, मास मैंने बोल दिया इसका 1 AMU है, ठीक है। फिर केजी में अगर आपने वैल्यू लेनी है तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 है, ठीक है, मास है। चार्ज कहाँ है, चार्ज नहीं है ना न्यूट्रॉन पे, तो इसका स्पेसिफिक चार्ज भी क्या हो जाएगा, इसका स्पेसिफिक चार्ज भी आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है, उसके बाद कोई बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है आपका कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में, ठीक है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, आप सब बेसिक छोटी क्लासेस में करके आए हो। अब बात करते हैं मास नंबर या फिर एटॉमिक मास की, ठीक है। अब देखो भाई मास नंबर जो होता है या फिर कह लो कि एटॉमिक मास होता है, वो टेक्निकली क्या चीज़ होती है, वो पूरे एटम का वेट होता है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं पूरे एटम के वेट में सारा भार सिर्फ सेंटर पे कंसंट्रेट हुआ हुआ होता है, ठीक है, हम एटॉमिक मॉडल्स में भी पढ़ेंगे। सारा का सारा भार जो होता है ना एटम का, वो सेंटर में कंसंट्रेट हुआ पड़ा होता है सारा न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। यानी कि जो न्यूक्लियस का भार है वही पूरे एटम का भार है। इलेक्ट्रॉन का भार जो होता है हम उसे कंसीडर ही नहीं करते। क्लियर, सारा वेट किसका होता है, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ठीक है। क्या होंगे इसके अंदर, प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे। यानी कि मैं अगर बोल रहा हूं कि प्रोटॉन का मास भी 1 AMU है, न्यूट्रॉन्स का मास भी 1 AMU है, ठीक है, तो मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को अगर मैं जोड़ दूं साथ में प्लस कर दूं तो मुझे टोटल वेट आ जाएगा उस न्यूक्लियस का। ऑब्वियस सी बात है ना। देखो प्रोटॉन का मास भी 1 AMU, न्यूट्रॉन का मास भी 1 AMU, तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा साथ में, ठीक है, दोनों के नंबर्स को जोड़ दूंगा साथ में, तो मेरे पास ओवरऑल वेट आ जाएगा किसका, एक न्यूक्लियस का। और मैंने अभी बताया न्यूक्लियस का जो वेट होता है वही पूरे एटम का वेट होता है, ठीक है। तो हमारा जो भी एटॉमिक मास होगा वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। आप इसको किसी भी एलिमेंट पर अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जोड़ दो किसके साथ, नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ, एग्जैक्टली आंसर किसके बराबर आएगा, एटॉमिक मास के बराबर आएगा। क्लियर, एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास को हम A से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर है भाई, एक तार इतनी लंबी है पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है, ठीक है। चलो अब भाई बात आती है हमारे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, ठीक है। पिछला हमने सारा कर लिया, यस, ठीक है।
अब भाई हम बात करते हैं हमारे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। आज हम देखेंगे हमारा थॉमसन मॉडल्स, ठीक है, थॉमसन का मॉडल देखेंगे और उसके बाद हम हमारा अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। अच्छा, ये सब चीज़ें जो है ये आपने ना ऑलरेडी अपनी 9th क्लास में पढ़ रखी हैं, ठीक है, जब आपने पहली बार इन एटॉमिक मॉडल्स के बारे में सुना होगा, ठीक है, ये सब आप तब पढ़ चुके हो। बट पॉइंट इज कि अब आप उतना बेसिक नहीं पढ़ोगे, ठीक है, अब थोड़ी सी एडवांसमेंट आई है, ठीक है। तो जो जो कुछ मैं बोलूंगा उन सभी पॉइंट्स को बहुत क्लियरली और बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर आपके एटॉमिक मॉडल्स वीक रह गए देन आप आगे की मेरी कोई बात नहीं समझ पाओगे, ठीक है। फिर मैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी निकलवा दूंगा, वो भी नहीं आपको समझ आएगी। फिर मैं वेव के ऊपर चला जाऊंगा, वो भी नहीं समझ आएगा। तो इसीलिए एटॉमिक मॉडल्स के ऊपर थोड़ा मेरी हर बात को ना ध्यान से फोकस करके सुनना, ठीक है भाई। थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, थॉमसन का मॉडल था प्लम पुडिंग मॉडल। अब प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है? थॉमसन के हिसाब से जो एटम है, ठीक है, उसके अंदर सारा का सारा मास जो है वो थ्रू आउट द एटम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये उसने पहली बात बोली थी। उसके हिसाब से जैसा हम अभी बोलते हैं ना कि सारा जो एटम का मास होता है वो उसके सेंटर में न्यूक्लियस पे डिपॉजिट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस पे कंसंट्रेट होता है। लेकिन थॉमसन के अपने टाइम पे ये बात बोली थी कि जो पूरा का पूरा मास होगा, ठीक है, किसी भी एटम का, वो थ्रू आउट द एटम क्या रहेगा, स्प्रेड रहेगा। दूसरी चीज उसने बोली थी कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के ऊपर रैंडमली एक अरेंजमेंट में पड़े होते हैं। जैसे एक पुडिंग के ऊपर रेजिन्स पड़े होते हैं, ठीक है। आपने कभी अगर खीर खाई होगी, ठीक है, जब आप खीर खाते हो तो आपने उसके ऊपर नोटिस किया होगा बादाम पड़े होते हैं, ठीक है, किशमिश पड़ी होती है, उसके बाद काजू पड़े होते हैं। तो वो कोई पैटर्न में थोड़ी होते हैं, वो तो बस ऐसे ऊपर छिड़क देते हैं, ठीक है, छिड़क देते हैं, फिर उसके अंदर मिले हुए होते हैं, ठीक है, तो वो रैंडमली पड़े हैं। तो थॉमसन के हिसाब से जैसे पुडिंग के ऊपर रेजिन्स रैंडमली पड़े होते हैं, ऐसे ही किसी एटम के ऊपर उसके इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, रैंडमली पड़े हुए होंगे, ठीक है। ये किसने बोला था? ये बोला था थॉमसन ने। तो इसका मॉडल पढ़ते हैं, ठीक है। ई कंसीडर्ड मास टू बी इवनली स्प्रेड अक्रॉस द एटम, ठीक है, ये उसकी ड्रॉबैक आई थी पहली, ठीक है। ड्रॉबैक का मतलब इस वजह से इसका मॉडल जो है खारिज हो सकता है, रद्द हो सकता है, ठीक है। तो उसने बोला कि जो मास है वो इवनली स्प्रेड है, बट ऐसा नहीं होता। हम जानते हैं कि जो सारा मास है वो सेंटर पे कंसेंट्रेटेड है। तो यहाँ पर थॉमसन की पहली गलती पकड़ी गई, ठीक है। फिर उसका जो मॉडल था यार, वो ना मॉडल एक बड़ा स्टैटिक मॉडल था, ठीक है। आप खुद सोचो, स्टैटिक और डायनेमिक, आपके सामने दो टर्म्स आती हैं। स्टैटिक का मतलब होता है रुके रहना, ठीक है, और डायनेमिक का मतलब होता है चलते रहना। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है या फिर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ होता है, क्या जवाब दोगे? इलेक्ट्रॉन तो मोशन में ही होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या रहता है, मोशन में रहता है। लेकिन थॉमसन के मॉडल के हिसाब से उसने क्या बोला था कि वो बस एक पॉइंट पे चिपका हुआ है, ठीक है। थॉमसन के हिसाब से तो यही था ना कि वो बस एक पॉइंट पे चिपका हुआ है। तो उसका मॉडल स्टैटिक था तो काम नहीं किया, इसलिए उसको एक दूसरा ड्रॉबैक फेस करना पड़ा कि थॉमसन का मॉडल स्टैटिक था, ठीक है। उसके बाद उसका जो मॉडल था वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। अच्छा, रदरफोर्ड ने उसकी पहली दो गलतियों को ठीक किया था, ठीक है। रदरफोर्ड जब आए थे तो उन्होंने थॉमसन की ये पहली दो गलतियों को ठीक कर दिया था, लेकिन वो तीसरी गलती थॉमसन खुद, अपना रदरफोर्ड खुद भी कर बैठे थे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान से समझना, ये तीसरी गलती है, ये ठीक कब हुई थी? ये ठीक हुई थी बोहर के टाइम पे। क्लियर है? ये ठीक कब हुई थी? बोहर के टाइम पे। अब आपके दिमाग में ना, कई बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर अगर ये एटॉमिक मॉडल्स गलत ही हैं तो हमें क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? देखो, एक बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है, इस पॉइंट पर बहुत डिबेट चलती है, बट इसका एक सीधा सा क्लियर कट आंसर ये है कि अगर आपको ये नहीं पता कि आपसे पिछले लोगों ने क्या गलतियां की, तो आप उन गलतियों को ठीक करके सही चीज़ नहीं ले आ पाओगे। रदरफोर्ड ने देखा कि थॉमसन ने ये दो गलतियां की। एक तो थॉमसन ने अपना स्टैटिक मॉडल दिया, ठीक है, उसका मॉडल स्टैटिक था, और दूसरा उसने सारा का सारा मास इवनली स्प्रेड कर दिया था एटम के अंदर, ठीक है। तो उसने दो गलतियों को पकड़ा, अपना मॉडल लाया, ठीक है। फिर थॉमसन, अपने रदरफोर्ड के मॉडल में क्या गलती निकली? रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड के मॉडल में गलती थी कि वो एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया, तो बोहर आया, ठीक है। और ये सभी एक दूसरे के स्टूडेंट थे बाय द वे। थॉमसन जो था वो रदरफोर्ड का प्रोफेसर था, रदरफोर्ड जो था वो बोहर का प्रोफेसर था। तो ये सब आगे से आगे जो है एक दूसरे की गलतियां ठीक करते गए, और अभी तक का जो मोस्ट कह लो कि एक्सेप्टेड एटॉमिक मॉडल है वो हमें किसने दिया है? नील बोहर ने ही दिया है, ठीक है। आगे अगर आप में से या मुझसे, मुझ में से, ठीक है, मैं हूँ, आप हो, ठीक है, जितना भी हमारा यूथ है, अगर हम इन गलतियों को ठीक करके फर्दर
क्या कर दें, एक अच्छा एटॉमिक मॉडल और सुटेबल एटॉमिक मॉडल दे दें, तो इसमें बुराई क्या है? तो पिछली गलतियों को पढ़ना जो है वो एक बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है, बल्कि वो करिकुलम के अंदर किसी मकसद से ऐड की गई हैं। क्लियर है भाई? चलिए, तो टॉपिक पे वापस आते हैं। ये था हमारा क्या, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। अब थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आपसे कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है, क्यों? क्योंकि लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट है दिस, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रदरफोर्ड ने किया था यार ये, ठीक है। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है ये रदरफोर्ड ने किया था। अब रदरफोर्ड के दिमाग में क्या चीज़ आई कि अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं ना पता करता हूँ कि ये जो एटम है इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। ये जो एटम रदरफोर्ड ने बोला कैसे इवनली स्प्रेड है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो अब बात आई हमारे अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की। आप बहुत बखूबी इसको पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। गोल्ड फॉइल सामने लगाई थी, यहाँ पर अल्फा रे का एक सोर्स था, ठीक है, वो ठा 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 करके अल्फा रे मारता जा रहा था। गोल्ड फॉइल में से रेज पास हो रही थी और स्कैटर हो रही थी अलग अलग एंगल पर। ये हम बहुत बेसिकली पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मेन बात है व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, ठीक है। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है भाई? आपने हीलियम का एटम देखा है। हीलियम के एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं हीलियम के वही दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दूं, उसको क्या बना दूं, He2 पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद दो एटम थे, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन थे, मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, तो वो क्या बन गया, He2 पॉजिटिव बन गया। ये जो He2 पॉजिटिव है ये क्या हो जाएगा, आपका अल्फा पार्टिकल हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल कैसे बना वो समझ आया। अब ये अल्फा पार्टिकल की खास बातें सुनो। किसी भी अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है, ठीक है। यानी कि जो भी मैं कहूंगा कि अगर अल्फा पार्टिकल का मास है वो किसी रेगुलर प्रोटॉन के मास का 4 गुना होगा। और अगर मैं बोलूं अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है, तो वो किसी रेगुलर प्रोटॉन से दुगना चार्ज होगा। तो देखो, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ दी, देखो 1 AMU किसका मास था, एक प्रोटॉन का, तो 4 AMU कितना हो गया, उसका 4 गुना हो गया, ठीक है। उसके बाद चार्ज की बात करें तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन के चार्ज से क्या होगा, दुगना होगा। ये आपके सामने वैल्यूज आ गई, क्लियर है। अच्छा, अब ऑब्जर्वेशन क्या आई थी वो भी हमें पता है, ठीक है। हम बहुत बेसिकली वो चीज़ पढ़ते आते हैं छोटी क्लासेस से। क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी? सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी कि जो आपका मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वाली रेज थी वो क्या कर गई, बिना डिफ्लेक्ट हुए गोल्ड फॉइल में से सीधी निकल गई, क्लियर है। दूसरी चीज, हमारा बहुत कम ऐसी रेज थी जो कि किसी एंगल पे, एक सिग्निफिकेंट एंगल पर डिफ्लेक्ट हुई थी, ठीक है। उससे भी रेयर केस था कि कुछ ही ऐसी रेज थी जो 150 से ज्यादा डिग्री के एंगल पे बेंड हुई थी, ठीक है, डिफ्लेक्ट हुई थी। और सबसे ज्यादा रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस क्या था, 80,000 में से कोई एक रे ऐसी निकली जो कि 180 डिग्री के एंगल पर बाउंस बैक हो गई, ठीक है। आई, टकराई, बाउंस बैक हो गई सेम एंगल पर, ठीक है। यहां से मुझे क्या पता चला, यहां से मुझे एक चीज पता चली कि अगर मान लो यहां पर मेरा एटम है, ठीक है, इतना मेरा एटम है और यहां पर मेरा न्यूक्लियस है। मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा पार्टिकल्स पास कराता जा रहा हूँ, अल्फा रेज पास करा रहा हूँ, जो तो इसके दूर से निकल रहा है, ठीक है। क्योंकि क्या है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ठीक है, प्रोटॉन पड़े है ना उसमें, तो न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, अल्फा पार्टिकल भी क्या होता है, हीलियम 2 पॉजिटिव, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, ठीक है। देखो, रिपेल किया, रिपेल किया, रिपेल किया, ठीक है। अब जैसे जैसे हम इसके पास आते रहेंगे एंगल ऑफ रिपल्शन बढ़ता जाएगा। मान लो एक रे है वो इधर से आई, ठीक है, वो इधर से आई, तो उसको कम रिफ्लेक्शन, ठीक है, कम डिफ्लेक्शन फेस करना पड़ा। लेकिन अगर कोई रे इधर है, ठीक है, कोई इधर से आई, तो उसको बहुत हाई एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन शो करना पड़ा। और जो आपकी ये वाली रे है जो बिल्कुल इसके सामने आ गई थी, पॉजिटिव पॉजिटिव ने एक दूसरे को दूर कर दिया, तो वो क्या होगी, 180 डिग्री के एंगल पे बाउंस बैक हो गई। यानी कि हमको क्या पता चल गया, रदरफोर्ड को ये पता चल गया कि यार सेंटर में कुछ तो है जो कि सारा का सारा चार्ज लेके बैठा हुआ है, ठीक है। जो क्या है, चार्ज कह रहा हूँ सॉरी, जो सारा का सारा मास लेके बैठा हुआ है, सेंटर में कोई तो ऐसी पॉजिटिव एंटिटी है। क्लियर है हुई इतनी बात? ये हमको किससे पता चला था, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से पता चला था। तो हम क्या बोलते हैं, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था, इट वाज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के डिस्कवरी के लिए अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का होना जरूरी था। क्लियर हो गया? चलो
ये सब हमने क्या किए थे, हमारे जो ऑब्जर्वेशन हमें मिली थी वो देखी थी, ठीक है। इससे हमको कंक्लूजन क्या मिला? इससे हमको कंक्लूजन ये मिला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट किसी एटम का जो है वो क्या रहता है, एम्प्टी होता है, खाली रहता है, ठीक है। और दूसरी चीज हमें ये पता चली कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, जितने भी आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज वो एक सेंटर पर किसी पॉइंट पर कंसेंट्रेट हो रखा है, ठीक है। कंसेंट्रेट माने उसी पॉइंट पर सारा जमा हो रखा है, ठीक है, कंसेंट्रेट हो रखा है, और वो एक हैवी सेंटर बना रहा है, ठीक है। वो एक हैवी सेंटर बना रहा है, उस हैवी सेंटर को बाद में नाम दे दिया गया क्या, न्यूक्लियस नाम दे दिया गया। क्लियर? चलिए, अब भाई नेक्स्ट हमारा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्क्रीन के ऊपर नंबर है, कॉल कीजिएगा अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है एंड जलंधर या फिर नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं, देन ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मुलाकात होगी, मिलते हैं।